वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग 13 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम देख लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। पहला प्रश्न है, कैबिनेट ने भारत और डैश के बीच ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी है। ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में छोटे उद्योगों के लिए ई-कॉमर्स में तेज़ी लाने के लिए किस कंपनी ने सिडबी के साथ समझौता किया है? ONDC। हाल ही में जम्मू में 11 वर्षीय छात्र सनिध्य शर्मा द्वारा लिखी रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंग्स नामक एक कविता पुस्तक का विमोचन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई-गवर्नमेंट मार्केट प्लस पोर्टल पर सहकारी समितियों की अनबोर्डिंग की शुरुआत की है? यह अमित शाह के द्वारा की गई है। हाल ही में किस संस्था ने अंतरिक्ष में योग करने के लिए एक एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट को विकसित किया है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किस शहर में 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया है? मुंबई में हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बुनकरों के लिए नेथन बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तेलंगाना में हुआ है। अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? प्रोफेसर रामधर सिंह। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने स्वर्ण पदक को जीता है? उज्बेकिस्तान की टीम ने यह जीता है। हाल ही में 2021-22 सीजन के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? यहाँ पे पुरुष नहीं, मेल और फीमेल दोनों में चूज़ किया गया है, तो सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को चूज़ किया गया है। कैबिनेट ने भारत और डैश के बीच ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी है। ऑस्ट्रेलिया। चलिए, कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, निम्नलिखित में से किस इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की जो महिला कोच है उन्होंने इस सत्र के बाद इस्तीफा देने की घोषणा की है? लीजा किटली ने किया है। आइए अब हम देख लेते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने केरल के संकटग्रस्त जानवर शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया है? तो अभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। आइए देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। यहाँ पे जो विभिन्न जातियाँ हैं उनके सतत प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केरल के संकटग्रस्त जानवर के शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और जो यह पुस्तक जारी की गई है वो मेन रूप से थटेकड पक्षी अभयारण्य के जीवों के लिए की गई है। यह केरल का पहला पक्षी अभयारण्य है और यहाँ पर 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह अभयारण्य फैला हुआ है। अगर हम बात कर ले जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत में जितने भी जूलॉजिकल रिसर्च और स्टडीज़ हैं उनको बढ़ावा देने के लिए प्रमोट करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। और साथ ही इसके अभी डायरेक्टर कौन है? धृति बनर्जी इसके डायरेक्टर हैं। दूसरे नंबर पे है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना 1890 में की गई थी। 1890 में इसकी भी स्थापना हुई थी और इसका भी जो हेडक्वार्टर है ना वो कोलकाता में है। बॉटनिकल से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मतलब जितने भी देश में प्लांट है उसके जितने भी देश में प्लांट हैं उसके जो रिसर्च है ना, उनका जो रिसर्च हो गया या उनका कंजर्वेशन हो गया, तो उन सभी चीज़ों को बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बढ़ावा देता है। और यहाँ पे एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है कि दोनों का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। तो समझ गए होंगे आप, आई होप अच्छे से। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1981 में हुई थी इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है। थर्ड है ग्रीन पीस। तो यह एक इंटरनेशनल है जो कि एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क की तरह काम करता है। इन्वायरमेंटल एक्शन के लिए यह इंडिपेंडेंट नेटवर्क की तरह काम करता है और 1971 में इसकी स्थापना हुई थी कनाडा में। तो उसी की जो ब्रांच है ना, जो इंडिया में जो इसका ब्रांच है उसको ग्रीन पीस इंडिया के नाम से जानते हैं। और ग्रीन पीस इंडिया का मतलब भारत में इसका जो स्थापना हुआ था वो 2001 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है भारत में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं।
अगर हम देख लें यहाँ पे केरल के बारे में और कुछ, तो अभी हाल ही में रिलेटेड ही है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बर्ड एटलस जारी किया है केरला के द्वारा। और इसके अलावा अभी हाल ही में केरला हाई कोर्ट जो है ना, केरला का जो है हाई कोर्ट है वो भारत का सबसे पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना है, तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ के कुछ और नेशनल पार्क्स के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे एराविकुलम हो गया, उसके अलावा पेरियार हो गया, और साथ ही में मेथीकटन हो गया, इसके अलावा अनामुडी सोला पार्क, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्थित है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेंगे। हाल ही में महिलाओं के प्रवसन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस राज्य की सरकार के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के साथ महाराष्ट्र सरकार ने समझौता किया है तस्करी को रोकने के लिए। चलिए यहाँ की जो प्रभारी मंत्री हैं डॉक्टर शशि प्रांजा और महिला विकास मंत्रालय समाज कल्याण विभाग, इन्होंने पश्चिम बंगाल के प्रौद्योगिकी के उपयोग और दुरुपयोग पर एक राज्य स्तरीय परामर्श में भी भाग लिया है। इसका आयोजन पश्चिम बंगाल सरकार और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के द्वारा व्यक्तियों के तस्करी के खिलाफ दिवस के अवसर में मनाया गया है। चलिए मनाया नहीं गया था, इस दिवस के अवसर पे इसका आयोजन किया गया था। अगर हम यहाँ पे देखें कुछ यहाँ ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो अभी हाल ही में राजस्थान ने चाइल्ड मैरिज के लिए एक बिल पास किया था, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में। केरला के बारे में तो अभी हमने देखा ही। साथ ही अगर हम कुछ और देखें कर्नाटका के बारे में तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एफडीआई का जो फ्लो है सबसे ज़्यादा कर्नाटका में ही है, 38%, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर और पश्चिम बंगाल के बारे में देख लें यहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में जो एक मिही दाना मिठाई है ना, यहाँ का मिही दाना, उसको जीआई टैग दिया गया है और ये बहरीन में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तस्करी की बात आती है तो कुछ देख लेते हैं तस्करी के बारे में। तो अभी हाल ही में रेलवे सिक्योरिटी फोर्स जो है ना, उसने नशीली पदार्थों को तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस को चलाया है, ऑपरेशन नार्कोस को चलाया गया है। इसके अलावा और अगर तस्करी के बारे में देखें तो मतलब रेलवे सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ही तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए एसोसिएशन फॉर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एसोसिएशन फॉर वेलफेयर के साथ समझौता किया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब हम देख लेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2022 में सीए भवानी देवी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक को जीता है? तो हम सभी को पता है कि जो भवानी देवी हैं वो तलवारबाज से संबंधित है, यानी तलवारबाजी करती हैं। ये इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी भाग लिया था। साथ ही हम देखेंगे कि जो भवानी देवी हैं उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया की वेरोनिका वासिलेवा को 15-10 से हराया और ये सेकंड टाइम से जबकि इन्होंने राष्ट्रमंडल में कोई खिताब को जीता है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख लें ऑप्शंस को, तो सबसे पहले बैडमिंटन के बारे में देख लेते हैं। तो बैडमिंटन में अभी हाल ही में लक्ष्य सेन, इनका नाम याद रखेंगे, लक्ष्य सेन, इनके द्वारा गोल्ड जीता गया था, लक्ष्य सेन के द्वारा। और साथ ही में पीवी सिंधु ने भी बैडमिंटन में गोल्ड जीता है, तो ये याद रखेंगे। और अगर हम यहाँ पे ट्रिपल जंप के बारे में बात करें तो ट्रिपल जंप में अभी हाल ही में भारत के एल्डोस पॉल है ना, इन्होंने भी गोल्ड को जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं? तो टोटल जो मेडल्स हैं ना 61 मेडल्स जीते गए हैं भारत के द्वारा, और ये 4th स्थान पे है। फर्स्ट पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड पे इंग्लैंड है और थर्ड पे कनाडा है और साथ ही 4th पे इंडिया है। 61 मेडल जीते गए हैं जिसमें से 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अगस्त में किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों जो ये डे है ना वो 12 अगस्त को मनाया जाता है पर ईयर। ये क्यों मनाया जाता है? इसका जो मेन उद्देश्य है ना, युवाओं का जो संस्कृति और कानूनी मुद्दों पे उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए
इसको मनाया जाता है मेन रूप से, तो इसको याद रखेंगे। अगर हम यहाँ ऑप्शंस को देख लें तो 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, हमने देखा था पिछले क्लास में इसके बारे में। साथ ही 14 अगस्त को मनाया जाता है विभाजन विभीषका दिवस, कल मनाया जाएगा ये विभाजन विभीषका दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो भारत पाकिस्तान से अलग हुआ था। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। इसरो ने भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय लॉन्च किया है। किस नाम से इसको लॉन्च किया है? स्पार्क्स नाम से इसको लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। साथ ही अगर इससे रिलेटेड कुछ और करेंट अफेयर्स को देखें तो SSLV यहाँ पे हम देख लेते हैं। SSLV के द्वारा आज़ादी सैट को लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो स्पेस है वहाँ पे तिरंगा झंडा को फहराया जाएगा, तो ये भी याद रखेंगे। सबसे मेन बात इसमें ये है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हीं के द्वारा आज़ादी सैट को बनाया गया था। नेक्स्ट है, और इसके अलावा इसके बारे में अगर हम देखें तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसी के हिस्से के रूप में जो एस सोमनाथ हैं, उन्होंने सार्वजनिक उपयोग के लिए स्पेस टेक पार्क यानी अंतरिक्ष तकनीक पार्क का शुभारंभ किया है। और इस टेक पार्क में संग्रहालय, थिएटर, वेधशाला और कैफेटेरिया, खेल अखाड़ा, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल है। 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क इसरो के विभिन्न मिशनों से संबंधित डिजिटल कंटेंट इंटरैक्टिव तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट है, डैश में नए जूनोटिक वायरस लैंगिया ने 35 लोगों को संक्रमित कर दिया है। तो हम सभी को पता है कि कौन कर सकता है? चाइना एज़ यूजुअल। तो चाइना में लैंगिया वायरस से 35 लोग संक्रमित हो गए हैं। आइए कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं। यह जो वायरस है ना, एक तरह का हिनेपा वायरस है, तो इसे हिनेपा वायरस या LAYV नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यह जानवरों और मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है। अभी तक मनुष्यों में इस वायरस के खिलाफ नई लाइसेंस प्राप्त दवा या फिर कोई टीका उपलब्ध नहीं है। चलिए इसका अगर सिम्टम्स देखें तो मेन रूप से इसमें बुखार, खांसी, थकान, जी मचलाना, ये सारी चीज़ें इसमें मेन इसका सिम्टम्स है। लीवर, किडनी को यह ख़राब कर सकता है। यहाँ पे बात आती है वायरस की, तो हम सभी को पता है कि अभी हाल ही में मंकी पॉक्स वायरस भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसको WHO के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया गया था। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। और नेक्स्ट देख लेंगे हम, पहली अंडर 16 खेलो इंडिया मेला हॉकी 16 अगस्त से डैश में शुरू होगी। तो न्यू दिल्ली में इसको शुरू किया जाएगा दोस्तों। 16 अगस्त से इसको न्यू दिल्ली में किया जाएगा। और यह कौन सी जगह पे स्टार्ट हो रही है? तो ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत की जाएगी। यह गेम 16 से 23 अगस्त 2022 तक चलेगा और ये एंट्री भी फ्री है। तो जो भी दिल्ली में है वो जा सकते हैं, या जो भी इंटरेस्टेड हैं वो जाके देख सकते हैं। इसमें टोटल मैचेस 56 मैचेज होंगे। चलिए, हमने तो काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। इसमें कितने प्रतिभागी भाग ले रहे हैं? 300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और साथ ही 56 मैच इसमें खेले जाएंगे। 16 टीमें होंगी और जो भी इसमें पुरस्कार है वो 15 लाख रुपए के साथ 53.7 लाख रुपए तक इसमें दिए जाएंगे। गेम्स की बात आती है तो हम देख लेते हैं गेम्स के बारे में। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 4th एडिशन था, जिसको कि पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था। और इसमें विनर भी जो था वो हरियाणा ही रहा था। और इसके अलावा 5th जो इस एडिशन होगा वो भोपाल मध्य प्रदेश में करवाया जाएगा। 5वां जो होगा भोपाल में होगा, ये याद रखेंगे आप। चलिए, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे एक और है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था ना, उसका भी 1st एडिशन न्यू दिल्ली में ही किया गया था 2018 में। चलिए अगला देखते हैं। डैश और
NSDC ने कौशल विकास पहल पर सहयोग करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में NHIDCL और NSDC ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह एक जॉइंट पार्टनरशिप है दोनों का। साथ ही 8 अगस्त को इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम का जो भी लक्ष्य है और जो भी इसके उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा और ये काफ़ी मेन रोल भी प्ले करेगा। साथ ही भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने में योगदान देने वाली कई गतिविधियों को भी इसमें शुरू किया जाएगा। अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी NHIDCL के बारे में देखें तो इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये आप याद रखेंगे। साथ ही यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक सरकारी स्वामित्व वाली यह कंपनी है और यह राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। अगर अभी इसके प्रबंधन निदेशक को देखें तो ये चंचल कुमार जी हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम क्या है दोस्तों, तो इसकी स्थापना जो हुई थी ना वो 2018 में हुई थी और ये नॉन प्रॉफिटेबल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में काम करता है, यानी PPP मॉडल के तहत इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको बनाया गया है, जिसमें सरकार का जो शेयर है ना वो 49% का है और 51% का जो इसका है वो निजी स्वामित्व का इसमें क्षेत्र है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्कटिक का पर्यावरण बाकी क्षेत्रों की तुलना में कितना तेज़ी से गर्म हो रहा है। तो दोस्तों जो ये एरिया है ना वो 4 गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि जो पिछले 40 वर्षों में आर्कटिक क्षेत्र बाकी जो ग्रह हैं उनकी तुलना में 4 गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है और जो ये गर्म होने का दर है वो 2019 में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु विज्ञान पैनल के पिछले अनुमानों के तुलना में बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और इससे यह पता चलता है कि आर्कटिक प्रवर्धन और जो तीव्र वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया के कारण आर्कटिक का जो क्षेत्र है ना वो वैश्विक जो औसत है उसके 2 गुना तेज़ी से यह गर्म हो रहा है। वहीं रिसर्चर्स ने यह बताया है कि जो बैरेट्स सी हैं वो 7 गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है। साथ ही ग्रीनलैंड की जो बर्फ़ की चादर है वो भी तेज़ी से पिघल रही है, जिसकी वजह से जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण अभी बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं। दुनिया का सबसे अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बोला जाए ना, सबसे मेन प्रॉब्लम तो अभी ग्लोबल वार्मिंग ही है और हमको मतलब पूरे वर्ल्ड को इस पे ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। छोटे छोटे स्तर पे हम लोग भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम इसमें भी कोऑपरेट करें, क्योंकि हमसे ही ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रूल्स बना देती है, लेकिन उसको फॉलो करने में हम जैसे लोग ही सहायता कर सकते हैं। तो हमारा भी ये बहुत ही बड़ा कर्तव्य है कि इसमें हेल्प करें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। जो यह अभी यह स्टडी को पब्लिश किया गया है वो कम्युनिकेशंस अर्थ एंड इन्वायरमेंट जर्नल में प्रकाशित हुआ था। इसने 1979 और 2021 के बीच में आर्कटिक सर्कुलर के रुझानों के विश्लेषण पे इसको जारी किया था। आर्कटिक क्षेत्र जो है वो भौगोलिक क्षेत्र है जो कि उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। नेक्स्ट है, मैक्सिकन राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग का प्रस्ताव रखा है जिसकी अध्यक्षता डैश सहित 3 नेता करेंगे। तो कौन कौन से नेता कर रहे हैं इसमें, तो सबसे जो एक है उसमें शामिल है नरेंद्र मोदी जी। 3 नेताओं में कौन कौन शामिल है हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें एक फ्रांसिस पोप हैं और एंटोनियो गुटरेस इसमें शामिल हैं। एंटोनियो गुटरेस कौन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं और इसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हैं और इसको मेन रूप से मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लापेज ओब्रेडर ने बनाने के लिए कहा था। इसका मेन मोटिव है दुनिया भर में जो युद्ध हो रहे हैं उनको रोकना और कम से कम 5 साल के लिए एक समझौते पर पहुंचाना, इसका मेन मोटिव है।
अगर हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लें, सरकार ने वयस्कों के लिए डैश को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा आंसर सही है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन कंप्लीट हो गया, तो बताइएगा कि कैसा लगा ये सेशन, और अच्छा लगा तो प्लीज़ करके लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।